नमस्कार दोस्तों। अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड रिलेशन में तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो आपके पास तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो विश्व में बहुत फेमस है अपने खराब कामों के लिए। खराब काम इन द सेंस रिजीम चेंज। जिस देश की सरकार उन्हें पसंद नहीं आती है, उस देश की सरकार का वो तख्ता पलट कर देते हैं अपोजिशन के साथ मिलकर या मार्केट को गिराकर। तो ऐसे शख्सियत का नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस कौन है, उनका क्या काम है, क्या बिजनेस है, और भारत में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और भारत में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को गिराने में वो क्या काम कर रहे हैं, ये सब जानेंगे मैं इस वीडियो में। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस के साथ क्या संबंध है और उनके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। यदि वर्चस्व बनाकर रखना है तो नजर केवल दुश्मनों पर नहीं, दोस्तों पर भी जरूरी है। यूएसए की जियोपॉलिटिक्स की स्ट्रेटजी में इसको यथार्थवाद कहते हैं, रियलिज्म कहते हैं। दुश्मनों को कंटेन करने के लिए, लिमिट करने के लिए आप गवर्नमेंट के एक्शंस को ओपनली कर सकते हैं, लेकिन जो आपके दोस्त हैं उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए यूएसए के पास कुछ अदर स्ट्रेटजीज रहती हैं। प्राइमरली जब डेमोक्रेटिक पार्टी रूल में रहती है तो ऐसे में नाम शुमार हो जाता है जॉर्ज सोरोस का। भारत के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि जॉर्ज सोरोस इज रिच एंड डेंजरस। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस पर आरोप रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिराने का, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करने का। एक व्यक्ति, और वो दुश्मनी लेता है रशिया के साथ भी, इंडिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कि आपके पीछे कुछ बड़ी ताकतों का हाथ ना हो। कहा जाता है कि यूएस का एस्टेब्लिशमेंट अलॉन्ग विद सीआईए वो यूज करता है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का जिसको फंड करते हैं जॉर्ज सोरोस, बिलियनर जॉर्ज सोरोस। भारत में अभी ये नाम दोबारा से चर्चा में आया है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी के एक एमपी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस से के समर्थन से चलने वाली, जिसमें 70% के आसपास फंडिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन की जॉर्ज सोरोस करते हैं, उनका लिंक भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन से है। तो ऐसे में ये लिंक है क्या, ये भी जानेंगे। जॉर्ज सोरोस क्या है, कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस बढ़ाया, और कैसे आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन एंड मार्केट मैनिपुलेशन आर टू इंपॉर्टेंट वेपन्स विच कैन एक्चुअली डिरेल एनी नेशन। यानी कि किसी भी राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए केवल नजर बॉर्डर पर नहीं, हथियारों पर नहीं, दूसरी सरकारों के एक्शंस पर ही नहीं, इन पर भी रखनी चाहिए। किस तरीके से वर्ल्ड ओवर मीडिया पब्लिकेशन आपके खिलाफ नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके देश में लोगों को प्रोटेस्ट के लिए भड़का रहे हैं। इन्हीं जॉर्ज सोरोस पर आरोप रहा है कि अरब स्प्रिंग को क्रिएट किया। अरब स्प्रिंग, फेमस प्रोटेस्ट विच एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूनीशिया एंड क्रिएटेड ट्रबल्स इन मिडिल ईस्ट। कहा जाता है इसमें यूएस का हाथ था। अब यूएस की सरकार ऑफिशियली थोड़ा ना करेगी, फिर ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है ऐसे बिलियनर्स का और उनकी लेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें मीडिया भी है, एनजीओज भी हैं। मैंने कहा कि दोस्तों को भी चेक में रखना है, तो दुश्मनों के साथ तो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हो ही रहा है, दोस्तों के साथ कैसे? क्योंकि वहां पर ओपनली आप एक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्ट गुड। अरे यूएसए तो यूरोपियन यूनियन का साथी है, अरे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नेटो की है, नेटो में सबसे बड़े फंडिंग हम ही करते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में आज जो आप सोसाइटी में इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण आप क्राइसिस देख रहे हैं, उसको बढ़ाने में भी कहा जाता है जॉर्ज सोरोस का हाथ है। हंगरी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने तो एक कानून भी लाया था इमिग्रेशन के खिलाफ, और उसको कहा था सोरोस लॉ। तो यानी कि एक इंसान इतने सारे देशों में इनफेमस कैसे है, जानना तो पड़ेगा। सोरोस की ये फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इसमें भी इंटरेस्टिंग एंगल है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में हम एक स्कॉलर को पढ़ते हैं, कार्ल पॉपर। तो जब जॉर्ज सोरोस लंदन में थे तो वहां पर इन्होंने कार्ल पॉपर की फिलॉसफी पढ़ी और इतने इन्फ्लुएंस हो गए क्योंकि कार्ल पॉपर की एक फेमस बुक है एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी यानी कि जिसको आप मानते हैं ओपन सोसाइटी, जो आपकी आइडियोलॉजी से है खुला समाज, चॉइसेस वाला समाज, उसके खिलाफ जो भी होगा वो तो भाई साहब दुश्मन होगा। तो इसी आइडिया पर बेस्ड इनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड करती है कुछ मीडिया ग्रुप्स को। उसमें से एक जो अभी न्यूज में आया है इंडिया के कंटेक्स्ट में, वो है ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। अब आप ये मत समझिएगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग कर रही होगी वर्ल्ड ओवर। लेकिन इन्हीं के जो जर्नलिस्ट हैं, डेविड सुलेवन, इन्होंने कहा है कि मैं इस बात को मानता हूं कि इस फंडिंग, मतलब ये जो पब्लिकेशन है, इसने यूएसए के खिलाफ न्यूज नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि मेजर फंडिंग जो है यूएसए से आ रही है। ये केवल एक बिलियनर की फंडिंग नहीं है। मैंने क्या कहा, इसमें डीप स्टेट का हाथ है। डीप स्टेट का मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस लोग हो सकते हैं जो अपने एजेंडा को पाने के लिए किसी दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करते हो। जॉर्ज सोरोस तो मानते हैं chaos इज द लैडर टू सक्सेस।
यानी कि जब तक केओस नहीं क्रिएट करेंगे तो तब तक सक्सेस कैसे होंगे। ऐसे कुछ केओस का एग्जांपल अभी आपको मिलने वाला है। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1930 में इनका जन्म हुआ हंगरी में। ये वही हंगरी है जो आज के समय पर मानता है कि जॉर्ज सोरोस एक दुश्मन है। एक्चुअली ही वाज बोर्न इन अ ज्यू फैमिली, लेकिन इन्होंने अपना सरनेम चेंज किया, सोरोस किया। कारण क्योंकि 1939 और 45 में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वो तो इन्होंने देखा ही। उस समय पर ज्यूस के खिलाफ तो यातनाएं चल रही थी, तो उससे बचने के लिए, जैसे आइडेंटिफाई ना हो ज्यूस, तो इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। फिर आप में से कुछ लोग सोचेंगे अच्छा तो यानी कि इजराइल के तो ये फ्रेंड होंगे, लेकिन एज यू आर गोइंग टू सर्च अबाउट सम इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स, सो यू आर गोइंग टू फाइंड कि वो भी इनको ज्यूज का दुश्मन मानते हैं। उनका अलग आरोप है। उनका कहना है कि जो एंटी सेमाइट यानी कि बेसिकली ज्यूज के खिलाफ भी कुछ मतलब ताकतें हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, उनको भी इन्होंने फंड किया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि मनी एंड इन्फ्लुएंस इज बिगर देन आइडेंटिटी फॉर सम पीपल, आइडेंटिटी ऑफ बीइंग ज्यू। कहा जाता है कि जो इनका एक्सपीरियंस रहा है बचपन का एज सर्वाइवर, उन्होंने इनको शेप किया। फाइनली इन्होंने एफर्ट किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। उस समय पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बड़ी फेमस थी, प्रोटेस्ट का एक माहौल था, और इसी वजह से कहा जाता है कि रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट पार्टी में इनके ज़्यादा जो डीप कनेक्शंस हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ रहे हैं, जैसे कि इनका क्लोज कनेक्शन विद बाइडेन। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इस कनेक्शन को बताया था कि कैसे जॉर्ज सोरोस ने, जो इस समय सेनेट के जो मेजोरिटी लीडर हैं, उनकी जो कैंपेन थी उसको मेजरली फंड किया था। कैसे उसी मेजोरिटी लीडर ने उस अटॉर्नी को अपॉइंट किया था जिन्होंने भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी जो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है उसके खिलाफ आरोप लगाए थे। तो ये भी एक कनेक्शन है वर्थ एक्सप्लोरिंग। हमारे लिए तो मुद्दा यह है कि कैसे डीप स्टेट, कैसे इंफॉर्मेशन मार्केट मैनिपुलेशन कैन बी अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। देखिए, जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे तो उनको एक बात समझ में आ गई कि दुनिया के लिए पैसा मैटर करता है, और एक बार आपके पास पैसे की ताकत आई तो कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे आई, हाउ, इसको कोई नहीं देखेगा। ऐसा इन्होंने क्यों ऑब्जर्व किया? क्योंकि इन्होंने देखा कि लंदन, अरे इंग्लैंड, इन्होंने तो खुद दुनिया भर में अपने कॉलोनाइजेशन को एक्सपेंड किया, दुनिया भर में एक्सप्लॉइट किया लोगों को, और इसके बलबूते इन्होंने पैसा कमाया। क्या दुनिया आज तक इनका कुछ कर पाई कि भाई तुमने गलत तरीके से पैसा कमाया? नहीं। तो इस वजह से इन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू में कहते हैं, जॉर्ज सोरोस, व्हाट मैटर्स टू मी इज टू अर्न मनी, सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशन मैं नहीं देखता। तो दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग इन हिज यंगर एज इंटरव्यू व्हिच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। नाउ कार्ल पॉपर, जिनसे ये इन्फ्लुएंस थे, जिनके बारे में मैंने बताया, जो ओपन सोसाइटी के एनिमी मानते थे, इसी वजह से कहा जाता है कि आज अगर किसी देश में एक लीडर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो इनका मानना है कि अच्छा ये तो डिक्टेटरशिप कर सकता है, अच्छा ये तो यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ भी काम कर सकता है, क्योंकि डिक्टेटोरियल ट्रेंड आ रहे हैं। यूएस का जो हेजमनी है, जो वर्चस्व है, वो केवल इकोनॉमिक माइट से नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल पावर से भी है। आइडियोलॉजी जिसका मतलब समझ लीजिए कि लिबरल आइडियोलॉजी, जो कहती है कि वर्ल्ड ओवर जब लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बढ़ेगी, यानी कि यूएस जैसे लोकतंत्र दुनिया भर में स्थापित होंगे, तभी दुनिया तरक्की कर सकती है। इसको हम पॉलिटिकल साइंस में एक और नाम से जानते हैं, इसका इंटरलिंकेज, कि देखो अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है ना तो यूएस की स्ट्रेटेजी को अपनाइए, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन करिए, आसान भाषा में अपनी इकोनॉमी को यूएस के साथ लिंक करिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जिनका हेडक्वार्टर यूएस में नहीं है, उनकी शर्तों को मानिए, यही आपकी तरक्की का रास्ता है। लेकिन इस तरक्की के रास्ते में पावर ज्यादा किसको मिलती है? यूएसए को मिलती है। इन्होंने फॉरेन करेंसी के ट्रेड में एंट्री ली और जाना कि यार फॉरेन करेंसी ट्रेड, यूएस में रहेंगे और यूएस से इन्वेस्टर्स का पैसा यूरोप में लगवाएंगे। अब इस ट्रेड से इन्होंने बम्पर पैसा कमाया। देखिए, एक जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्रोक कर दिया था। मतलब इंग्लैंड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे कुछ टाइम के लिए, और आज तक इनको दोषी माना जाता है। अब आप कहेंगे हुआ क्या था? एक रात में $1.5 बिलियन कमा लिए। एक्चुअली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो कुछ वीक चल रही है, तो अगर इसको एक पुश दे दूं तो ये तो हो जाएगी कोलैप्स और मैं कमा लूंगा पैसा। एग्जाम्पल, कहा जाता है कि इन्होंने 10 बिलियन पाउंड के आसपास, जो क्योंकि ये एक फंड मैनेज कर रहे थे, कितने सारे इन्वेस्टर्स इनके फंड में इन्वेस्ट करते थे, क्वांटम फंड नाम से ये इन्वेस्टमेंट फंड था, तो इन्होंने उससे पाउंड्स को खरीद लिया। मैंने कहा था ना फॉरेन करेंसी का ट्रेड करते थे। अब जरा गेम समझिएगा, बहुत ही आसानी से बताता हूं, अगर आपने कभी फॉरेन करेंसी ट्रेड के बारे में सुना भी नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगर 10 बिलियन पाउंड खरीद लिए तो मार्केट में भाई डिमांड बनी, चलो भाई अच्छा है। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था इस फॉरेन करेंसी ट्रेड की मार्केट में कि इन्होंने, जो अदर बैंक्स थे, उन्होंने कहा अरे सर आप अगर लोन चाहेंगे तो हम भी आपको लोन देंगे। इन्होंने वहां से भी लोन लिया और उसके थ्रू ये इन्वेस्टर्स के पैसों से, बैंक के लोन से ये पाउंड खरीद लिए। अब इनके इन्फ्लुएंस में फिर काफी लोग नजर रखने लग गए कि भाई ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने यूरोपियन मार्केट में ही इन पाउंड्स को डंप करना स्टार्ट कर दिया। भाई ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, लेकिन यूरोप में तो अलग देश भी हैं, तो ट्रेड एक्सचेंज में अगर पाउंड का जिसको इस्तेमाल करना है, इन्होंने उसको डंप करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कितने अदर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे जिन्होंने पाउंड करेंसी, फॉरेन करेंसी में ट्रेड करे थे, उन्होंने भी डंप करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर इतना पाउंड मार्केट में सप्लाई होगा इमीडिएटली, तो मुझे बताइए पाउंड का जो भाव है वो बढ़ेगा कि घटेगा? अरे भाई साहब डिक्रीज हो जाएगा। 15% डिक्रीज हो गया था उस टाइम पर पाउंड का रेट, और फिर उन्होंने क्या करा, 15% कम भाव पर उस पाउंड को खरीदा,
जिससे लोन लिया था उनको लोन चुकाया, लेकिन इस चक्कर में जो ये डिक्लाइन वाला ट्रेंड आया था पाउंड की करेंसी में, इससे वहां पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इससे इन्होंने अपना क्याउस से अपना पैसा कमाया। ये तो इन्होंने इनके साथ किया। एक्चुअली इन्होंने जो पाउंड डंप किया था वो अगेंस्ट जर्मन मार्क किया था, जिसको हम ड्यूश मार्क भी कहते हैं, जर्मन करेंसी। तो इस वजह से कहा गया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, मजबूरी में बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही पाउंड को खरीदना पड़ा कि भाई चलो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर देते हैं। ऐसा इन्होंने थाईलैंड के लिए साथ किया। मतलब यहां तो क्लियर कट, जिसको मैं कहता हूं ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म का इस्तेमाल, यथार्थवाद का इस्तेमाल, वो कहता है कि स्ट्रांग शैल डू व्हाट दे कैन। जिसके पास ताकत है ना वो हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले कम हैं, क्योंकि वो लूपहोल्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। थाईलैंड के साथ इन्होंने ऐसा ही किया। देखा कि यार थाईलैंड, तुम्हारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कम, तो तुम्हें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर इंपोर्ट करोगे तो आपको फॉरेन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने ऐसे ही मतलब जो बाहट है, जो वहां की करेंसी है, उसको भी डंप कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, आसपास की मार्केट में, और इसकी वजह से उसके भी भाव गिर गए। अब आप थोड़ा इंडिया से रिलेट करके सोचो, अगर हमारी करेंसी रूपी का भाव गिरता है, गिरने का मतलब क्या है भाई, अगर 80 रुपए इकट्ठे करके आप $1 लेते हो और उसकी जगह आपको 100 रुपए इकट्ठे करके $1 लेना पड़े, तो यानी कि रुपया कमजोर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से जिस देश को इनको लगता है कि भाई इससे पैसा भी कमाना है, इससे कुछ बदला भी लेना है, तो अल्टीमेटली क्या करना है कि उसकी करेंसी को वीक कर देना है। ये तो केवल एक हथियार है इनका, अभी और भी हथियार है जो मैं बताने वाला हूं। तो अगर 100 रुपए में $1 आपको लेना पड़ेगा, तो सोचो हमारी इकोनॉमी जो खुद एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है इन कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस आर्टिकल, जैसे क्रूड ऑयल ले लीजिए। अगर आपको क्रूड ऑयल लेना है तो भाई साहब आपको इंटरनेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। डॉलर आजकल तो न्यूज में भी है काफी ज्यादा, ट्रंप का बयान, ब्रिक्स करेंसी कैसे आप यूज कर लोगे, हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे, है कि नहीं। अगर इस पर भी आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा डीप स्टेट पर, और इस पर मैं उस पर भी डिटेल एनालिसिस लेकर आऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि अगर रूपी कमजोर हो गया तो हमारे लिए इंपोर्ट करना हो जाएगा मुश्किल, हमारा इंपोर्ट हो जाएगा महंगा, तो भाई साहब हमारी करेंसी पर तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा ही इन्होंने थाईलैंड के साथ किया। और थाईलैंड तो केवल समझ लीजिए इस ताश के एक इमारत अगर कोई बनाता है तो उसमें एक पत्ता है, जैसे इस पर अटैक किया फिर उसके बाद एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, लेकिन क्या कोई इनका कुछ बिगाड़ सकता था? नहीं, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट के लूप होल्स का फायदा उठाया। राइट, अगर इन देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो ये भागे भागे कहां जाएंगे, आईएमएफ बचा लीजिए हमें, आईएमएफ बचा लीजिए हमें। आईएमएफ क्या कहेगा, अच्छा आज आइए बैठिए बैठिए, चलिए अब जो है तुम हमारे हिसाब से जरा अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना लो। अब ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनवाएगा आईएमएफ जिसका ज्यादा फायदा किसको होगा, यूएस को होगा। तो यूएस नेगोशिएटिंग पावर भी अपनी रखेगा ज्यादा और यूएस की कंपनी ज्यादा पैसा भी कमाएंगी। इसको कहते हैं बैक चैनल गेम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये काम इन्होंने किया है। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी जो ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ना, ये एक्चुअली प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविज्म करती है। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविज्म होता क्या है, जहां जहां आपको लगता है कि यार लोकतंत्र ठीक नहीं चल रहा तो आप उसके सुधार करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन है क्या, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए जिसको इनको लगता है कि इसका राइज हो रहा है तो उनको लगता है यार जो डिक्टेटर है, और उसको हटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। सिंगल लीडर अगर कहीं पर बढ़ता है तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करेंगे। अब आप कहेंगे अगर इंडिया में या चाइना में या फिर से नॉर्थ कोरिया में या फिर रशिया में अगर सिंगल लीडर पावरफुल बन रहा है, अगर मीडिया नैरेटिव की बात करें, वैसे तो इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि वो किसी भी तरीके से रिजल्ट को फ्लक्चुएट कर सकती है। यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद नॉर्थ कोरिया, यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद से रशिया, डिफरेंट है। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते, इनको लगता है अच्छा ये तो सारे देश एक हो जाएंगे, ये तो फिर कहेंगे इनका पॉलिटिकल मॉडल बेस्ट है, कुछ ऐसा ये कर सकते हैं। तो फाइनली इनको बिग थ्रेट लगता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, कुछ ऐसे जो ये इनकी OCCR है इसका इस्तेमाल करके ये जानबूझ के कुछ रिपोर्ट्स बनवाते हैं, लीक डिक्लेयर करते हैं, और फिर जो डिक्टेटर जिनको बोलते हैं उनके खिलाफ एलिगेशंस लाते हैं। जैसे कि पनामा पेपर लीक में इन्होंने एलिज किया कि ये पुतिन के इनर सर्कल के लोग हैं जो इसके थ्रू पैसा फनल कर रहे हैं अपना। इनको लगता है कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये एजेंट ऑफ डिसरप्शन है, कैओस क्रिएट करते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ यूएस से। जैसे EU में मैंने बताया माइग्रेशन का क्राइसिस उन्होंने क्रिएट करा दिया। कारण अब अगर प्रोटेस्ट अरब में बढ़ेंगे और वहां की सरकार फिर इन प्रोटेस्टर्स पर अटैक करेगी तो बचते बचाते कहां जाएंगे, यूरोप में जाएंगे। और उधर यूएसए कहेगा अरे देखो यूरोप इतने सारे लोग आपके यहां आ रहे हैं और आप तो देखो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक बेस्ट एग्जांपल सेट करो, इन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करो, और फिर इनकी सोसाइटी में वीकनेस आएगी, और वीकनेस आएगी, रेडिकलिज्म अगर बढ़ेगा तो फिर कौन इनको याद आएगा, यूएसए याद आएगा। तो यानी कि अगर अपना रिलेवेंस बनाकर रखना है तो दूसरों को, चाहे आपके दोस्त भी हैं, ये यूएसए कर रहा है, उनके अंदर भी कमजोरियां पैदा करने के कुछ ना कुछ एक्शन करते रहो। अरब स्प्रिंग जिसका मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, इवन टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन रेसेप एर्डोगन ये भी कह रहे हैं कि भाई ये ज्यू हैं, मतलब जॉर्ज सोरोस को बोल रहे हैं जो हंगरी में पैदा हुए, अल्टीमेटली ये रीजन है कुछ ऐसे प्रोटेस्ट का जो टर्की में हुआ है। कारण कुछ याद आ रहा है आपको, टर्की इज वन सच नेटो मेंबर जो यूएस के हिसाब से चल नहीं रहा था। तो अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल सकते तो आपकी सरकार को हिला देंगे, कैसे, प्रोटेस्ट करा देंगे। तो ऐसी कुछ, जैसे इसको कहा गया गेजी इंसिडेंट, तो यहां पर एर्डोगन कह रहे हैं कि भाई मैं इनके हिसाब से नहीं चल रहा तो ये मेरे देश में प्रोटेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। कैसे, इन बैक चैनल स्ट्रेटजीज से। जॉर्ज सोरोस का नेटवर्क ऑफ एनजीओज है और ये एनजीओज
कुछ लेयर ऑफ फंडिंग रखते हैं, मतलब मल्टीपल और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंड करती हैं इन एनजीओस को, जिससे कि सीधे आप कनेक्ट ना कर सकें जॉर्ज सोरोस तक। जैसे कि सीआईए को अपना कुछ काम कराना है या यूएसए को अपना कुछ काम करना है, यूएसए के एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं एनजीओस के नेटवर्क का टू क्रिएट प्रोटेस्ट एंड डू रेजिम चेंज। अब सोरोस इंडिया पर कैसे नजर गड़ाकर बैठे हैं, तो जरा एक क्रोनोलॉजी समझिए। 2014 में एक सरकार बनती है, वो कहती है रिवाइवल हो रहा है, कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में मस्कुलैरिटी शो करती है, मस्कुलैरिटी। वो इंडिया के लिए सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स का इस्तेमाल करती है, जैसे डॉक्टर जयशंकर सेइंग सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स, बट इंडिया इज गोइंग टू गेट इनटू डेवलप्ड नेशन स्टेटस। इंडिया इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू टॉलरेट foreign countries, or you can say whoever powerful country you think you are, you cannot decide what India's priority should be। तो ऐसे में उनको लगता है कि अच्छा तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा। 2014 के एक साल बाद ही 2015 में भारत में जॉर्ज सोरोस का एक जो ऑफशूट है इनके एनजीओस का, ये ओपन होता है, आईनेट, इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग। न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग इंडिया में बेस बनाते हैं, मास हायरिंग करते हैं, और इनके जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं रॉबर्ट जॉनसन, ये कहते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि इंडिया में न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग पर हम काम करें। लेकिन $1 बिलियन ये दावोस में जाते हैं, दावोस याद है आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, और कहते हैं मैं $1 बिलियन इस एनजीओ नेटवर्क को दूंगा। क्यों? कह रहे हैं कि कुछ देशों में ना नेशनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब यूएसए में नेशनलिज्म है तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ रहा है तो वो गलत है। क्या बात है? उसी समय पर जरा टाइमिंग देखिए, 2020 की बात है, और वहीं पर इसी समय पर एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो ये भी लिंक एलिज किया जाता है कि कुछ लिंक हो सकता है। साथ में हिंडनबर्ग, कुछ याद आ रहा है, हिंडनबर्ग में भी कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस का मेजर फंडिंग है, और ये वो इनका जो ग्रुप है ओसीसीआरपी, इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश करके सर्कुलेट कराया था। तो ये भी लिंक बताए जा रहे हैं। 2016 में अगर आपको याद हो, क्योंकि अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार अगर ऐसे लिंक्स काम कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो भारत सरकार कर क्या रही है, कुछ तो करो। तो ऐसे में 2016 में भारत सरकार ने 6677 मतलब 6000 से ज्यादा एनजीओस को एफसीआरए का जो उनका रूल है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि जब आप फॉरेन से फंडिंग लेते हैं ना तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया कि भाई अब तुम्हारी फॉरेन फंडिंग नहीं चलेगी, क्योंकि पता लगा है कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो ये भारत सरकार ने करा। लेकिन जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन है उसने और नए तरीके ढूंढ लिए हैं इन एनजीओस को फंड करने के। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, एनजीओस को डायरेक्ट फंड कर रहे थे सर्टिफिकेट के बेसिस पे, इस लॉ के बेसिस पे, चलो भाई आपने उसको हटा दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो ग्रुप्स हैं जो ट्रेड करते हैं, और ट्रेड के नाम पर आपसे हम कुछ खरीदेंगे, आपसे हम 500 रुपए का सामान खरीदेंगे, लेकिन आपको पे 10,000 करेंगे। कारण, अरे पैसा मायने नहीं रखता ना, आप मायने रखते हैं, आप नहीं मायने रखते हैं, आपसे कुछ कराना है वो मायने रखता है। तो इनवॉइसिंग इज अ स्ट्रेटजी बाय विच फनलिंग फॉर दीज ऑफशूर ग्रुप्स आर डन, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है अभी, तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म के लिए इंडिया प्लस अदर एरियाज में भी कहा जाता है कुछ नेटवर्क्स को फंडिंग देती है। मीडिया पब्लिकेशन वर्ल्ड ओवर राइटिंग अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया नैरेटिव, ये भी एक तरीका है जिससे कि साउथ एशिया के जो देश हैं उनमें भी एक स्पिन हो। जैसे मैं एक और एंगल आपको बताता हूं, बांग्लादेश में डेवलपमेंट्स आपने देखे, शेख हसीना की सरकार गई, शेख हसीना के खिलाफ बयानबाजी कौन कर रहा था? यूएसए का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था। और शेख हसीना किसके अलाई थी? इंडिया के अलाई थी। किस वजह से अलाई थी? वहां पर स्टेबिलिटी भी है, प्लस नॉर्थ ईस्ट, प्लस चाइना, इन सब को मैनेज करना था। हालांकि शेख हसीना ऑप्शन को ओपन करके चल रही थी, चाइना के साथ भी एंगेजमेंट चल रही थी, लेकिन यूएसए को लगता था कि यार ये तो डिक्टेटरशिप वाला राइज हो रहा है सिंगल लीडर का। तो ऐसे में कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो इस तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। अब देखिए, जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन है वो स्कॉलरशिप्स भी देती है इंडियंस को। आइए, आप विदेश में पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया तो भाई अब आप कुछ मानवता के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे? अब आपको रेगुलरली एक ही तरह के नैरेटिव को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो यू विल बी अंडर इको चैम्बर। इको चैम्बर मतलब आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट आप एक ही तरह के व्यू पॉइंट को जानेंगे तो जो आप जानते हैं आपको लगेगा वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है। बार बार अगर किसी बात को कहा जाए तो लगने लगता है वो सच है, राइट? तो इसी वजह से हमारे अंदर क्रिटिक होना चाहिए। ये एक लिंक है जिसके बारे में आज बातचीत चल रही है, जिसको हमने तफ्तीश करी, इन डेप्थ तक हमने जाना कि यार चल क्या रहा है, व्हाई जॉर्ज सोरोस इज इन न्यूज़, हाउ दीस थिंग्स आर वर्किंग। अगर आपको याद आ रहा हो कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल, उन्होंने एक बात कही थी, आज आपको रियल खतरा बॉर्डर पर जो दूसरे देश की फोर्सेस हैं वहां से नहीं है, रियल खतरा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, थिंक टैंक्स भी आते हैं, मीडिया ग्रुप्स भी आते हैं, कुछ अदर जो एनजीओज हैं, प्लस एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आती हैं। और उनको जो पैसा मिलता है वो कहां से आता है? वहां से आता है जिनको फायदा है आपके देश में क्योस क्रिएट करके अपना मतलब साबित करने में। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सवाल उठता है भारत के लोकतंत्र पर, तो हर एक देश अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं तो है। तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट को हमें बार बार पॉलिश करते रहना चाहिए। और कैसे होगी पॉलिश? जब हम सब के अंदर एक सेंस ऑफ क्रिटिक होगा। मतलब हम किसी बात को ऐसे नहीं मानेंगे, हम सोचेंगे, समझेंगे, अच्छा ये अंडरलाइन लेयर कैसे काम कर रही है, राइट? एक प्रोफेसर मैकलीश हुए हैं, उनका डेमोक्रेसी पर कहना है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग और इलेक्टिंग गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज एवरीडे वर्क। यानी कि लोकतंत्र का मतलब है कि हम सब
आप और मैं घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमारा क्या बिहेवियर है हमारे फेलो इंडियंस के लिए, क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स आर कमिटमेंट फॉर आर नेशन, ये शो करता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल होगी। यानी कि जब बाहर निकलें तो प्रोफेसर मैकलीश कहते हैं अगर आप दूसरे के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरे की फ्रीडम को छीनना चाह रहे हैं, दूसरे को दबाना चाह रहे हैं, तो किस बात की डेमोक्रेसी। समझ लो कि देश को अंदर से कमजोर कर रहे हो। तो जब तक देश एक नहीं होगा, एक दूसरे का साथ नहीं होगा, स्ट्रांग कैसे बनेगा देश। तो दिस इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी विच वी नीड टू वर्किंग अपॉन। बाकी इंडिया और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे आर आल्सो वॉचफुल ऑफ दिस, एंड दैट इज व्हाई जो भी अभी नोन ऑर्गेनाइजेशन है जॉर्ज सोरोस की, अगर वो फंड करती हैं तो ऐसे में उसको हाईलाइट करती है इंडियन गवर्नमेंट, और अगर हमें पता लगता है कि ठीक है कुछ गड़बड़ नहीं है, तभी हम उसको अप्रूव करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जॉर्ज सोरोस दुनिया में क्या क्या काम कर चुके हैं, कितने खतरनाक काम कर चुके हैं, और वो क्या उनकी मंशा है। अब उनकी मंशा भारत के बारे में भी यह है कि वो नहीं चाहते कि भारत की तरक्की हो, भारत का विकास हो, और भारत एक पावरफुल उभरता हुआ जो इस समय आर्थिक स्थितियां हैं वो उस पर अचीव ना कर पाए, उनको अचीव ना कर पाए। और एक वो देखना चाहते हैं कमजोर भारत। कमजोर भारत तभी होगा जब जो इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट जो मोदी जी के नेतृत्व में है वो गिर जाए और दूसरी कमजोर शक्तियों का उभार हो। कमजोर शक्तियां भारत में बहुत सारी हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी जी का आता है। तो जॉर्ज सोरोस जो अपनी एनजीओज चलाते हैं, उन एनजीओज का जो कनेक्शन है वो आजकल राहुल गांधी जी के साथ बहुत निकल कर आ रहा है, बहुत सारी संस्थाओं के साथ। जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं पूरे वर्ल्ड में छाई हुई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। और अभी जितने भी राहुल गांधी जी के विदेश दौरे होते हैं उसमें वो हमेशा अपने विदेशी दौरे में जॉर्ज सोरोस की जो एनजीओज हैं उन लोगों के साथ, उन एनजीओज के साथ मिलके फोटो शूट भी कराते हैं और उनके साथ डिस्कशन भी करते हैं। तो वो क्या डिस्कशन करते हैं ये कभी उन्होंने बताया नहीं। जब वो देश छोड़ के जाते हैं तो जो उनके एनएसजी होती है या जो उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कुछ बताते नहीं, और वो बिना बताए चुपचाप भाग जाते हैं या निकल जाते हैं जो भी। तो वो अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले कजाकिस्तान में भी जॉर्ज सोरोस की एक एनजीओ है सिस्टर कंसर्न, उसकी हेड से मिले। उससे पहले वो जब मोदी जी अमेरिका गए थे, हमेशा दो चीज़ें आजकल देखने में आ रही हैं कि जब जब मोदी जी का ट्रिप लगता है अमेरिका या यूरोप, उसी समय उससे 15 दिन पहले राहुल गांधी का भी ट्रिप लगता है सेम उन्हीं कंट्रीज में, और वो वहाँ जाके जॉर्ज सोरोस के लोगों से, उनकी एनजीओ से जाके मिलते हैं। तो वो वहाँ जाके क्या मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, इस बारे में वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते। और जब उनसे सवाल मीडिया भी पूछती है तो वो कह देते हैं ये बीजेपी का आदमी है, मैं नहीं बता सकता। तो ऐसा बंदा जो विदेश जाके भारत की तरक्की की बात ना करे, भारत का लोकतंत्र खतरे में बताए, भारत की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं जैसे कोर्ट, इलेक्शन कमीशन वगैरह, इन सबको कमज़ोर बताए और कहे कि यहाँ पर कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन नहीं है। बल्कि राहुल गांधी को तो चाइना का लोकतंत्र और चाइना की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं वो ज़्यादा मजबूत डेमोक्रेसी है, जबकि उन्हें ये पता नहीं कि वहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं है। एनीवेज, तो जब जब भी मोदी जी का ट्रिप लगता है यूरोप या अमेरिका तो राहुल गांधी 15 दिन पहले वहां पहुंचते हैं, और 15 दिन में वो वहां क्या शतरंज की चालें चलते हैं, किस किस के साथ चलते हैं, ये एक बहुत रहस्यमय सवाल है जिसके ऊपर आजकल बहुत जांच का जो मतलब लोगों का जो प्रेशर है वो ये है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इसके ऊपर जांच करिए। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई पीआईएल दाखिल की जाएगी कोर्ट में, और उस कोर्ट के आदेश के थ्रू इनके ऊपर जांच बिठाई जाएगी। दूसरी तरफ, एक तरफ तो जब पीएम मोदी जाते हैं तब राहुल गांधी का पहुंचना होता है जॉर्ज सोरोस के एनजीओज में। दूसरी तरफ जब जब इंडिया में पार्लियामेंट सेशन लागू हो रहा होता है, मतलब स्टार्ट हो रहा होता है, उससे 2 दिन पहले जॉर्ज सोरोस की कोई ना कोई एनजीओ कुछ ना कुछ नया फेक झूठा खुलासा करती है। कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है, कभी पनामा लीक्स आती है, कभी वो क्या था पेगासस का लीक आ जाता है कि मोबाइल में लगे हुए हैं, कभी राफेल में घपले वाली बात उजागर कर दिया जाता है, और कभी अभी हाल ही में अडानी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर अडानी अडानी ने किसी भारत में किसी राज्य में किसी सरकारी कर्मचारी को पैसे दिए या सरकार को पैसे दिए, तो जहाँ जहाँ उन्हें टेंडर मिले, मतलब अमेरिका में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो 5 स्टेट्स में की गवर्नमेंट को जो उन्होंने रिश्वत दी है उसमें से 3 तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही है। तो
राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर कीजिए अडानी के ऊपर, तो जो इनकी स्टेट्स हैं जिनको पैसे मिले उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं वो कहते कि इनके ऊपर भी एफआईआर की जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हर वो काम करते हैं जिस जिस काम से देश को कमजोर हो। हालांकि मेरा जो ये चैनल है ये जियो पॉलिटिक्स के लिए है, लेकिन फिर भी इसमें जियो पॉलिटिक्स के साथ नेशनल पॉलिटिक्स भी शामिल है। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी का भी कनेक्शन है, इसलिए मेरे को ये वीडियो करना पड़ता है। तो जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी आजकल क्या क्या कर रहे हैं, आप इस पर नज़र बनाइए और आप खुद समझ जाएंगे कि राहुल गांधी किस तरीके का उनका करेक्टर है। मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप राहुल गांधी को क्या समझते हैं, सच्चा देशभक्त या जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करने वाला यानी कि देशद्रोही। ये क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।